हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्री सिक्योर फॉर द 21st सितंबर 2024। हम लोग करने वाले हैं 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। इनको करने के बाद आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और जो भी फैक्ट्स आपको नहीं पता है उनका नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो रिवीजन कैसे करोगे। और सिर्फ एक बार करने के बाद आप उतने अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर पाते हो, भूलने लग जाते हो। तो रिवीजन इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई making notes of pre-secure is important. Question number 1, which of the following statement about the White Revolution is correct? White Revolution, also known as Operation Flood, was launched in 1970 by the National Dairy Development Board. This is first. Dr. Verghese Kurian is referred to as father of White Revolution. वर्गीस कुरियन को बोला जाता है फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। बताइए। और व्हाइट रेवोल्यूशन का मतलब, ऑपरेशन फ्लड का मतलब क्या है? दूध से है, मिल्क से। व्हाइट रेवोल्यूशन फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन एंड एम्पावरिंग लार्ज स्केल डेयरी इंडस्ट्रीज। तो व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 अभी लॉन्च किया गया है, जो कि फोकस करेगा और ज्यादा मिल्क बढ़ाने पे। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 एम्स टू इंक्रीज मिल्क प्रोक्योरमेंट बाय डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बाय 50% ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। नेक्स्ट 5 ईयर से डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी से बहुत ज्यादा मिल्क को प्रोक्योर किया जाएगा। तो ये चारों स्टेटमेंट जो है व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में सही है। व्हाइट रेवोल्यूशन आसान सा क्वेश्चन है, बट मेंस के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहां मैचिंग में आपको दिया जा सकता है व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है, और बाकी रेवोल्यूशन के साथ भी आपको मैचिंग में दिया जा सकता है, पिंक रेवोल्यूशन वगैरह। Consider the following statement regarding collegium system in Indian judiciary. इंडियन जुडिशरी में कोलिजियम सिस्टम के बारे में which of the following statement is incorrect? क्या क्या इनकरेक्ट है, क्या करेक्ट? The collegium system is explicitly mentioned in the Indian Constitution. ये ही इनकरेक्ट है। कोलिजियम सिस्टम क्या होता है ना? 2 3 2 4 5 जज हो सकते हैं, मोर देन 1 जज। ये जज क्या करेंगे? नए जज को रेकमेंड करेंगे, नया लॉयर में से या पुराने हाई कोर्ट के जजेस में से किसको जज बनाया जाए सुप्रीम कोर्ट का, उसको रेकमेंड करेंगे और उसको प्रेसिडेंट क्या करते हैं? फाइनल मुहर लगाते हैं। तो ऐसे ही जज का अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट में, है ना। तो कोलिजियम सिस्टम ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस फ्रॉम द कोलिजियम फॉर अपॉइंटिंग द एंड ट्रांसफरिंग जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट। ये सही है। कोलिजियम में अगर जजेस को अपॉइंट करना है तो उसके लिए कौन होता है? कोलिजियम में एक सीजीआई होते हैं और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। बिल्कुल सही है। द गवर्नमेंट हैज द अथॉरिटी टू रिजेक्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू अपॉइंट द जजेस। बिल्कुल गलत है। विदाउट एनी ऑब्लिगेशन टू अपॉइंट द जजेस, गवर्नमेंट इनको रिजेक्ट नहीं कर सकती है। जो ये लोग लिस्ट भेजेंगे कि जो जज अपॉइंट होना चाहिए उन्हीं में से अपॉइंट होंगे, कहीं और से अपॉइंट होंगे नहीं। अगर मान लो किसी नाम का लिस्ट भेजा गवर्नमेंट को अपॉइंट करने के लिए, गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट ही मुहर लगाएंगे और उनको उस समय अपॉइंट नहीं किया गया, दोबारा अगर वही नाम कोलिजियम भेजती है तो उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो गलत स्टेटमेंट्स है ना। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। यहाँ पे देखिए कोलिजियम सिस्टम पूरा डिटेल में है। कोलिजियम सिस्टम जो है 1981 फर्स्ट जज केस से इवॉल्व हो रहा होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज मेंशन है वो क्या है? कंसल्टेशन है। कंसल्टेशन मतलब कि चलिए एडवाइस ले लीजिए। कंकरेंस मतलब कि उनकी बात माननी ही माननी है। तो जज का अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में? सीजेआई के कंसल्टेशन से होगा या जुडिशरी के कंसल्टेशन से होगा, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ही गया तो वहां बोला गया कंसल्टेशन मतलब कंसल्टेशन, है ना। जजेस का बात मानना है ऐसा जरूरी नहीं है, बट बाद में सेकंड जज केस में बोला गया कंसल्टेशन मतलब कंकरेंस, मतलब जो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसका लिस्ट भेजते हैं उनको ही अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 जजेस, वहां पे ये बात कर दी गई, इसी को बोला गया कोलिजियम। बाद में थर्ड जज केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जजेस बोल दिया गया, है ना। उसके बाद गवर्नमेंट को लगा उसका पावर कम हो रहा है तो उसने एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आई। तो उस कमीशन लेके आई जिसमें जजेस के अलावा सेक्रेटरीज वगैरह भी थे, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जजेस का अपॉइंटमेंट में सिर्फ कौन रहेगा? जजेस ही रहेंगे उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया में, सो दैट कि
सेपरेशन ऑफ पावर मेंटेन रहे। खैर हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम यूज्ड इन श्रीलंका प्रेसिडेंट इलेक्शन इज करेक्ट। श्रीलंका के इलेक्शन में क्या यूज हुआ है, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम, तो इसमें से क्या करेक्ट है। वोटर्स कैन रैंक देयर टॉप 3 कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, बिल्कुल सही बात है। द सिस्टम इंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट इलेक्ट सिक्योर्स मोर देन 50% ऑफ वैलिड वोट्स, ये भी सही बात है। द सिस्टम इज सिमिलर टू द फर्स्ट पास द पोस्ट, फर्स्ट पास द पोस्ट इंडिया में अप्लाई होता है, उसमें जो मैक्सिमम आया वो जीत गया, वो मैक्सिमम भले ही 50 आए, 49 आए, 48 आए। The preferential voting system enhances the representativeness of election outcome. Obviously, 50% से ज्यादा वैलिड वोट अगर जिसको मिल रहा है तो इसका मतलब वो पर्सन को एटलीस्ट 50% लोग तो चाह रहे हैं कि वो उस पोस्ट पे जाए। तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है एंड फोर्थ भी सही है। श्रीलंका में वोटिंग हुआ है ना, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग के बाद किसी को 50% वोट नहीं था, फिर सेकंड राउंड ऑफ काउंटिंग हुआ, सबसे पीछे वाले को हटा दिया गया, उसका वोट जो था प्रेफरेंशियल ऑर्डर में सबको जोड़ दिया गया। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना, 1 इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। द प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम इज डिजाइन टू इंश्योर दैट प्रेसिडेंट इलेक्ट सिक्योर्स अ मेजोरिटी। थर्ड में क्या है, प्रेफरेंशियल वोटिंग सिस्टम इज फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट पास द पोस्ट। ठीक है, तो कैसे होता है, मान लो अगर ए बी सी 3 लोग हैं, डी भी हैं, सबको वोट मिला हुआ है, मान लो ए को 40 वोट मिला, बी को कुछ 25 वोट मिला, 65 हो गया, फिर यहाँ पे फिर इनको 20 वोट मिला, 85 हो गया, यहाँ 15 वोट मिला, तो फिर क्या किया जाएगा, डी को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जिन्होंने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है उन्होंने सेकंड थर्ड प्रेफरेंस भी दिया होगा, वो सेकंड प्रेफरेंस जिसको दिया होगा वो उसमें ऐड कर दिया जाएगा। मान लो इस 15 लोगों ने, 10 लोगों ने या 11 लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस ए को दिया है, तो ए में वो वोट ऐड कर दिया गया, ए 50% से ज्यादा हो गया, ए जीत गया। ऐसे ही श्रीलंका का प्रेसिडेंशियल सिस्टम का इलेक्शन हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ ब्लास्ट फर्नेस इज आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या है, ब्लास्ट फर्नेस इज प्राइमरली यूज्ड टू कन्वर्ट आयरन ऑक्साइड इनटू प्योर मोल्टेन आयरन। ठीक बात है। फर्नेस इज टिपिकली कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम कंक्रीट, स्टील, स्टील से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तो गलत है। Coke and flux are necessary component in chemical reaction, ठीक है। Blast furnace can be used to smelt metal other than iron, ठीक है। तो सेकंड वाला गलत है, तो सिर्फ एक स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर क्या आएगा, ओनली 1 आएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, ये है ब्लास्ट फर्नेस। ठीक है, अगर आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ा होगा 11th क्लास में तो आपको आता होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ध्यान से समझिए। Last question for the day, which of the following statement about Hezbollah is are correct? Hezbollah was founded during the Lebanese civil war in response to the Israeli invasion of the Lebanon. लेबनान को इन्वेड किया इसराइल ने, तो लेबनीज सिविल वॉर के रिस्पॉन्स में हिजबुल्लाह फाउंड हुआ, करेक्ट। इट ऑपरेट्स ओनली एज पॉलिटिकल पार्टी विथ नो मिलिट्री कैपेबिलिटीज, बिल्कुल नहीं है ना, मिलिट्री कैपेबिलिटीज जैसा हिजबुल्लाह डील करता है, और हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी दर्जा यूएस वगैरह ने दिया हुआ है। थर्ड भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड गलत क्यों है, क्योंकि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिना मिलिट्री कैसे है, समझ में आ रही बात। तो ये हो गया आपका ओवरऑल। प्लीज सिक्योर, कमेंट में बताइए आपने कितना स्कोर किया। थैंक यू, जय।